हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर आईएसएलएम कर्व के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है आईएसएलएम कर्व में क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ना टेक्निकल चैप्टर्स होते हैं, तो थोड़ा केयरफुली इनको सॉल्व भी करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है आईएस कर्व, जो कि रिप्रेजेंट करेगा लोकस ऑफ पॉइंट्स वेयर द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक डिक्रीज हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो जिससे कि आईएस कर्व जो है वो अब हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो, सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और आगे से ऑप्शंस खुद से रीड कर लिया करो, है ना, पॉज करके। तो चलो, आईएस कर्व हमारे पास किसका रिलेशनशिप को शो करता है? इंटरेस्ट रेट्स का, जो हमारे रियल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें कि गुड्स हमारे पास में, गुड्स मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर एक डिक्रीज अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में होगा, तो हमारा आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपका फ्लैटर बन जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में अब हमें दो डिस्टिंक्ट शिफ्ट्स और स्लोप समझने होंगे। सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम बोलते हैं एमपीएस, और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एमपीएस और एमपीसी, ये दोनों हमारे इक्वल टू 1 हो जाते हैं। अगर एमपीएस डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है लोग सेविंग कम कर रहे हैं फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनकम, और स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब हमारे पास में इंक्रीज होता है कंजम्पशन में, तो टोटल एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाती है, और किसी भी गिवन इंटरेस्ट रेट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो अब हाइयर होगी। तो आईएस कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें स्लोप की, ठीक है, तो शिफ्ट तो हमारा राइटवर्ड समझ में आ गया। अब स्लोप की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप होता है वो कैसे होगा? स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हम चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका? k इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, 1/1 - एमपीसी। तो जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/एमपीएस, राइट। तो यहाँ पर आपके पास में अब जब एमपीएस डिक्रीज हो जाता है, तो डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लायर का वो हमारा स्मॉलर हो जाता है, मेकिंग द के लार्जर। सो लार्जर मल्टीप्लायर का मतलब है कि अगर एक स्मॉल चेंज इंटरेस्ट रेट में हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी, और एक मच लार्जर चेंज हमें आउटपुट में देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट हमारा वर्टिकल एक्स एक्सिस पर होता है, और हमारा जो यहाँ पर इनकम होगा वो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो यहाँ किस पर होगा? वो आपका वर्टिकल एक्सिस पर होगा, और आपके पास में जो लार्जर रिस्पॉन्स है आपकी इनकम में, वो आपका एक्स एक्सिस पर आएगा, जिसमें कि आपको एक फ्लैटर कर्व देखने के लिए मिलता है। तो जितना लोअर एमपीएस होगा, जितना लोअर एमपीएस होगा, कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और कंजम्पशन क्योंकि बढ़ा और डिमांड भी हमारी बढ़ेगी। और अगर हम देखें लोअर एमपीएस में फ्लैटर हो जाता है, और मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? आईएस कर्व के साथ में क्या हुआ? देखो, हमारे पास में आईएस कर्व हमें फोकस बता रहा है, लोकस पॉइंट ऑफ बता रहा है, जहां पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अगर एक डिक्रीज हुआ एमपीएस में, तो आईएस कर्व कैसा हो रहा है? आईएस कर्व आपका यहाँ पर फ्लैटर होगा और शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल लीड टू अ परफेक्टली वर्टिकल एलएम कर्व? तो अब यहाँ पर एलएम कर्व जो है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, ये हमें ये शो करता है कि मनी मार्केट में कैसा इक्विलिब्रियम है, जब डिमांड फॉर मनी सप्लाई फॉर मनी के बराबर है। तो जो स्लोप होगा वो हमारे दो मेन फैक्टर से दिखता है, इनकम इलास्टिसिटी मनी डिमांड की, कितना अमाउंट यहाँ पर मनी डिमांड इंक्रीज हो रहा है जब हमारी इनकम बढ़ेगी, और इंटरेस्ट इलास्टिसिटी मनी डिमांड की, जो कि हमारे पास में कैसे मनी डिमांड चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? के अपॉन एच बन जाएगा। तो क्लासिकल केस में डिमांड फॉर मनी कैसी होती है? सोली हमारे ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए होती है, और इंटरेस्ट रेट पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होती।
इसका मतलब इंटरेस्ट इलास्टिसिटी मनी डिमांड की एच जो है वो यहाँ पर 0 हो गया। और अगर हम देखें डिनोमिनेटर 0 होने से स्लोप कैसा होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और स्लोप इनफाइनाइट है तो हमारे पास एक परफेक्टली वर्टिकल एलएम कर्व हमें देखने के लिए मिल जाता है, जिसका मतलब लेवल ऑफ इनकम डिटरमिन कैसे हो रही है, एंटायरली बाय द मनी सप्लाई। और यहाँ पर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका कोई भी इफेक्ट हमारी डिमांड फॉर मनी पर नहीं जाता। तो हमारे पास बी आंसर हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं व्हेन द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक लिक्विडिटी ट्रैप है। अगर देखो जब मनी डिमांड परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होती है तो एलएम कर्व हमारा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, अब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगा तो एक बहुत ही लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर होगा जहां पर लोग कैश होल्ड करना चाहते हैं रेदर देन बॉन्ड्स। और जब एमपीसी हमारा 1 के इक्वल होगा तो जो स्लोप और शिफ्ट है इस कर्व की, ठीक है, वो अफेक्ट हो रही है ना कि एलएम कर्व। तो एक हाई एमपीसी यहाँ पर आईएस कर्व को फ्लैटर और मल्टीप्लायर को लार्जर बनाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारी बोल रहे हैं परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होगी तो ये हमारे आईएस कर्व को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बना देता है। एज इन्वेस्टमेंट जो है वो हाइपर सेंसिटिव है टू इंटरेस्ट रेट चेंज। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट टारगेट जो ये यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे कि अगर एक सेंट्रल बैंक एडजस्ट करता है मनी सप्लाई को तो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट मेंटेन करता है और इफेक्टिव एलएम जो कर्व होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाता है टारगेट रेट पर। समझ में आ गया? तो एलएम कर्व का जो स्लोप है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी मनी डिमांड की। अगर लोग होल्ड करेंगे ज्यादा मनी ट्रांजेक्शंस के लिए जो कि इफेक्टेड नहीं है बाय इंटरेस्ट रेट्स, तो जो मनी मार्केट है वो इक्विलिब्रेट हो जाता है एट वन लेवल ऑफ इनकम फॉर अ गिवन मनी सप्लाई और एलएम कर्व वर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the economy is in a liquidity trap which of the following statements is true regarding policy effectiveness। तो देखो फिस्कल पॉलिसी हमारे पास में यहाँ पर हमें पता करनी है कि किस तरीके से हमारे पास काम कर सकती है और मॉनेटरी पॉलिसी। तो लिक्विडिटी ट्रैप कब था, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हमारे एट और नीरो जीरो थे तो डिमांड फॉर मनी हमारे पास परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक थी। अब ऐसे में हमारे पास एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल है। अब मॉनेटरी पॉलिसी ना इनइफेक्टिव हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी ट्रैप है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी इंक्रीज मनी सप्लाई में अगर किया गया जो कि सिंपली पब्लिक के पास होल्ड कर रहे हैं वो, ठीक है, कैश की तरह। अब कोई भी मनी सप्लाई बढ़ा लो यहाँ पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैश ज्यादा होल्ड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर और नहीं गिर सकते। मॉनेटरी पॉलिसी फेल कर जाएगी स्टिमुलेट करने में इन्वेस्टमेंट या आउटपुट। यहाँ पर काम आएगी फिस्कल पॉलिसी। तो जब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी स्पेंडिंग्स को, एक्सपेंशनरी पॉलिसी यहाँ पर बनेगी, आईएस कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग हायर डिमांड फॉर मनी लेकर आती है, इंटरेस्ट रेट्स हमारे ऊपर जाते हैं और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी क्राउड आउट हो जाती है। लेकिन जो हमारा एलएम कर्व है वो तो हॉरिजॉन्टल था, तो एक लिक्विडिटी ट्रैप में जो शिफ्ट हमारे आईएस कर्व में होगा वो एक इंक्रीज हमारे इंटरेस्ट रेट्स में नहीं लेकर आता। तो क्योंकि कोई भी हमारा इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जीरो क्राउडिंग आउट होगी, फुल मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का वो रियलाइज किया जाएगा और मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज हमें नेशनल इनकम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी हाईली इफेक्टिव ये बोल रहे हैं पहले में, तो देखो ये आपका नहीं हो सकता, ये इनइफेक्टिव हो जाती है क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स आप कम नहीं कर सकते। कंप्लीटली इनइफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव केवल तब होगी जब एलएम कर्व आपका वर्टिकल बन रहा है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं दोनों ही इनइफेक्टिव होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। और आईएस कर्व कह रहे हैं वर्टिकल हो जाएगा, तो लिक्विडिटी ट्रैप हमारा शेप ऑफ एलएम कर्व, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है ना कि आईएस कर्व। ये हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द आईएसएलएम मॉडल अकर्स व्हेन, कब होगा? सारे ऑप्शन पढ़ो। देखो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जब इंक्रीज करा हमने अगर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग तो क्राउड आउट जो था वो हमारे पास यहाँ पर होगा या फिर रिप्लेस हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होगा ये।
फिस्कल एक्सपेंशन के थ्रू। फिस्कल एक्सपेंशन में क्या होता था कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, आईएस कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और मनी डिमांड जो है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से नेशनल इनकम हमारी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा मनी की जरूरत होगी ट्रांजेक्शन के लिए, जिससे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो भी बढ़ गई। अब इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो एक फिक्स मनी सप्लाई जो एलएम कर्व की है, इंक्रीज डिमांड फॉर मनी पुश करती है इंटरेस्ट रेट्स को अपवर्ड। और क्योंकि कॉस्ट हमारी बोरोइंग की इंक्रीज हुई है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट्स, प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे। तो इनिशियल बूस्ट तो हमें इकोनॉमी में मिला था गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर पार्शियली ऑफसेट हो गया, क्राउड आउट हो गया जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो अब हमारे पास में यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू अ राइज इन इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहे हैं इंक्रीज आपकी मनी सप्लाई में होगी तो इंटरेस्ट रेट्स लोअर हो जाएंगे। तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि एलएम कर्व को शिफ्ट करती है राइटवर्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करती है। तीसरा बोल रहे हैं हाई रेट्स यहाँ पर रिड्यूस करते हैं डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड्स की। तो देखो, अगर हमारे पास में हाई टैक्सेस हैं, कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बन गई जो कि डिस्पोजेबल इनकम को कम कर रही है। ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो अलग ही चीज है यहाँ पर टोटली। डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट्स लीड्स टू अ रिसेशन। तो यहाँ पर अगर एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है, जो कि शिफ्ट करेगा आईएस कर्व को लेफ्ट की तरफ, तो वो हमारे पास में यहाँ पर डिक्रीज अगर नेट एक्सपोर्ट पे, तो वो हो गया, है ना। यहाँ पर क्राउडिंग आउट तो कोई इसका नहीं है। सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, तो यहाँ पर हम मनी सप्लाई रिड्यूस करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सप्लाई यहाँ पर बनी, एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अब आपको ना यहाँ पर ये भी देखना है, स्टेटमेंट हो सकता है सारी करेक्ट हो, लेकिन कौन सी क्वेश्चन में पूछी गई है वो बतानी है। If the interest elasticity of investment is zero, IS curve will be perfectly horizontal, vertical, upward sloping, kinked या फिर identical to the LM curve। देखो, IS कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन किसका, इंटरेस्ट रेट्स का और इनकम लेवल्स का, जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। अब हमारे पास में यहाँ पर स्लोप जो है वो प्राइमरली डिटरमिन होती है कि कितना सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट है टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आईएस कर्व हमारा वर्टिकल कब बन रहा है, जब हमारे पास इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट की जीरो होती है, तो हमारे पास में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ा या कम हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी एग्जैक्टली सेम रहेगी। ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल सी इकोनॉमी लें जहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो वहां पर इनकम क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, राइट। तो हमारे पास अगर इंटरेस्ट रेट फॉल कर रहे हैं तो आई भी फॉल करेगा, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या सॉरी, अगर इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगी। अगर आई अनरिस्पॉन्सिव हो गया आर के लिए, हमारे पास गिवन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर और कंजम्पशन पर, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लेवल जो है इनकम की वो बैलेंस कर देगी मार्केट को। फिर हम ग्राफ अगर देखें तो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था वर्टिकल एक्सिस पर और इनकम जो थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, सिंगल लेवल ऑफ इनकम अपीयर करेगी एज अ स्ट्रेट लाइन गोइंग स्ट्रेट अप एंड डाउन। अब देखो यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, तो परफेक्टली वर्टिकल होगा आंसर। तो हॉरिजॉन्टल ये कब होता है, जब इन्वेस्टमेंट इनफाइनाइटली इलास्टिक है, हाइपर सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट चेंजेस के लिए, तो अगर एक छोटा सा भी ड्रॉप आपका आर में हुआ तो एक इनफाइनाइट इंक्रीज आपका आई में होगा। फिर अपवर्ड स्लोपिंग बोल रहे हैं तो ये जनरली इम्पॉसिबल होता है स्टैंडर्ड आईएस कर्व में। आईएस कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट हमारे एक इनवर्स रिलेशनशिप बनाते हैं। किंग एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आप देखेंगे तो किंग कब कब होता है आपका, स्पेसिफिक मॉडल जैसे किंग डिमांड कर्व इन ओलिगोपॉली, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड आईएसएलएम फ्रेमवर्क में नहीं होगा। फिर ये बोल रहे हैं आइडेंटिकल टू द एलएम कर्व, तो एलएम कर्व रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट और टिपिकली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कोई भी स्टैंडर्ड सिनेरियो नहीं है जहां पर आईएस कर्व नेचुरली हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा। समझे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, तो जब आईएस कर्व वर्टिकल होता है, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होगी अगर सेंट्रल बैंक लोअर करे इंटरेस्ट रेट्स को टू 0%, इन्वेस्टमेंट बर्ज नहीं होगी और इनकम हमारी इंक्रीज नहीं होगी। फिस्कल पॉलिसी अगर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस पर है,
तो कोई भी शिफ्ट अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में होगी तो वर्टिकल लाइन हमारी राइटवर्ड मूव करेगी, एक जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट को। तो ये आपके पास में कुछ कर्व्स है, वर्टिकल आईएस कर्व, ठीक है, और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास में फिस्कल पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है लेकिन इनकम हमारी चेंज नहीं हो रही। अगर हमारे पास में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब बन रहा है, नॉर्मल केस के अंदर बनेगा तो पार्शियल इंक्रीज हमारी इनकम में होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। LM curve will shift to the right if there is an increase in the price level, increase in the real money supply, increase in the demand for money, increase in government tax rates या increase in the velocity of money। तो LM कर्व हमें इक्विलिब्रियम दिखाता है मनी मार्केट में, जहाँ सप्लाई अगर रियल मनी की हो रही है तो वो यहाँ पर बैलेंस करेगी, इक्वल करेगी डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, एम अपॉन पी आपका इंक्रीज होगा, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि या तो नॉमिनल मनी सप्लाई ही ने इंक्रीज किया या फिर प्राइस लेवल्स डिक्रीज हुए। तो जो मोर मनी हमारे पास में इकोनॉमी में है देन पीपल करेंटली विश टू होल्ड, डाउनवर्ड प्रेशर टू इंड्यूस पीपल टू होल्ड दिस एक्स्ट्रा मनी, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हमारे फॉल होने चाहिए। और शिफ्ट क्यों आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अब लोअर हो गए हैं फॉर एवरी लेवल ऑफ गिवन इनकम, पूरा का पूरा एलएम कर्व जो है वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इंक्रीज होगा प्राइस लेवल में, तो ये तो हमारे पास में क्या है, रियल मनी सप्लाई रिड्यूस कर रही है, ठीक है, और मनी जो है वो स्कार्सर हो जाती है, बेसिकली पुश करती है इंटरेस्ट रेट्स को अपवर्ड और शिफ्ट करती है एलएम कर्व को टवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा यहाँ पर, ठीक है, फिर आप देखते हैं हमारे पास में इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी। तो अगर लोग सडनली चाहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कैश होल्ड करें, अनसर्टेनिटीज की वजह से बॉन्ड सेल करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा एलएम कर्व टू द लेफ्ट। अगर चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़े तो यहाँ पर क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी टूल जो कि आईएस कर्व को शिफ्ट कर रही है ना कि एलएम कर्व को। और डिक्रीज अगर वेलोसिटी ऑफ मनी में होगा, तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो लोग यहाँ पर मनी लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जो कि इफेक्टिवली मनी डिमांड हमारी बढ़ गई इस वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पर एलएम कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें याद रखनी है, अगर नॉमिनल मनी सप्लाई है ये इंक्रीज हुई तो एलएम कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड, अगर प्राइस लेवल्स हैं इंक्रीज हो गए तो एलएम कर्व शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, अगर मनी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। फाइनेंशियल इनोवेशन होते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या होगा, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल इनोवेशन क्या करते हैं, जो नीड थी लिक्विड कैश की वो कम कर देते हैं, मनी डिमांड डिक्रीज होती है, शिफ्ट कर देते हैं एलएम कर्व टू द राइट, ठीक है। According to the ISLM curve framework, expansionary monetary policy is most effective when, कब होगी, देखो अगर ये समझना है कि कब होगी तो पहले ये समझो कि इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, कितने इक्विलिब्रियम पर हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एलएम कर्व। अब यहाँ पर सबसे पहले एक फ्लैट आईएस कर्व अगर है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हाईली सेंसिटिव हो जाती है टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। तो जब सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स गिर जाएंगे, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ी, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कर्व फ्लैट है तो स्मॉल ड्रॉप अगर इंटरेस्ट रेट में हुआ तो एक मैसिव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट में होगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि एक लार्ज इंक्रीज हमें फिर इनकम में भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर एक स्टीप एलएम कर्व है तो मनी डिमांड हमारी इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो जाती है, जिसमें कि मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट में हमारा ड्रॉप आया, जिसकी वजह से हम इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर जाते हैं मनी मार्केट में। और एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप इंटरेस्ट रेट्स में कंबाइंड विद फ्लैट आईएस कर्व लीड करेगा टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आईएस कर्व बहुत स्टीप है और एलएम कर्व बहुत फ्लैट है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। ये क्यों, एक फ्लैट एलएम कर्व है तो हम यहाँ पर एक लिक्विडिटी ट्रैप की तरफ आ गए। स्टीप आईएस का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट अब इंटरेस्ट रेट्स के बारे में सोच ही नहीं रही है,
बी तो खैर करेक्ट है यहाँ पर कि ये फ्लैट होगा और ये स्टीप होना चाहिए। दोनों कर्व अगर परफेक्टली वर्टिकल हैं तो अगर आईएस कर्व परफेक्टली वर्टिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी का जीरो इफेक्ट होगा आउटपुट के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं डाल रही। लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पर तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन थर्ड वाला जो था, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली इनइफेक्टिव होती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमारे अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमारा परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। तो देखो जो वर्टिकल आईएस कर्व होता है उसमें ही ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये मॉनेटरी पॉलिसी को ही इनइफेक्टिव कर देता है। तो क्या याद रखना है कि अगर एक फ्लैट आईएस और स्टीप एलएम होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स में अगर ड्रॉप होगा सिग्निफिकेंटली तो इन्वेस्टमेंट्स भी स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगी। अगर स्टीप है आईएस और हमारे पास में फ्लैट है एलएम, तो किधर जाओगे? फिस्कल पॉलिसी के पास जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्राउडिंग आउट नहीं हो रही है और स्पेंडिंग जो है वो डायरेक्टली इनकम को बूस्ट करेगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है? देखो लिक्विडिटी ट्रैप में एलएम आपका हॉरिजॉन्टल बनता है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इनइफेक्टिव होती है। फिस्कल पॉलिसी का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ये तो इनइफेक्टिव हो गई। आ जाओ क्लासिकल केस में क्या होगा? एलएम आपका वर्टिकल होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा, मैक्सिमम इफेक्ट होगा और आपकी फिस्कल पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। अगर इन्वेस्टमेंट सेंसिटिविटी देखें तो आईएस हमारा वर्टिकल होता है एंड हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी और मैक्सिमम इफेक्ट फिस्कल का होगा। और इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट इलास्टिसिटी होगी तो आईएस हॉरिजॉन्टल होगा, मॉनेटरी पॉलिसी मैक्सिमम इफेक्ट रखेगी और फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगी। जो मैंने अभी बोला है इसको पॉज करना, एक बार अपने नोट्स में टेबल बनाना और टेबल बनाकर याद कर लेना। ये जो इस तरह से मैं बोल रही थी ना, लिख रही थी इसको और इसको, ठीक है, टेबल बना के याद कर लेना। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में ना ध्यान रहेगा। मतलब थोड़ा तो रटना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब चीज समझने से ही हो जाती है, थोड़ा रटना भी पड़ता है। दिस इज द हार्ड रियलिटी। What happens to the equilibrium interest rate and income if there is a simultaneous increase in government spending and an increase in the money supply? तो अगर हमें रिजल्ट समझना है साइमल्टेनियस चेंजेस के, तो हम देखेंगे कैसे पॉलिसी शिफ्ट कर जाती है कर्व्स को इंडिविजुअली और कंबाइन करके इनका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जहां आईएस और एलएम कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन इनकम। एक्सपेंशनरी पॉलिसी है अगर फिस्कल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, आईएस कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और इक्विलिब्रियम हायर लेवल ऑफ इनकम की तरफ गया। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एलएम कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम हायर लेवल ऑफ इनकम पर जाएगा। कंबाइन क्या होगा? दोनों कर्व आपके जो हैं इनकम को मूव करेंगे आपका सेम डायरेक्शन में और वाई जो है वो हमारी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अब आ जाओ इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट क्या होगा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, आईएस कर्व हमारा राइटवर्ड गया, इंक्रीज हुआ इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हायर डिमांड है मनी की क्योंकि इनकम राइज कर रही है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में एलएम कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट्स को। तो एक पॉलिसी पुश कर रही है इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर की तरफ, एक कर रही है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फाइनल आउटपुट क्या आएगा कि जो मैग्नीट्यूड है हर एक शिफ्ट का वो कितना है। तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट लार्जर होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंगली ओवरऑल नेट इफेक्ट जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया? टेबल कैसे बनाओगे इसकी? आईएस राइटवर्ड, एलएम राइटवर्ड, तो इनकम हमारी इंक्रीज होगी और इफेक्ट हमारे इंटरेस्ट रेट्स पर कैसा आएगा? एम्बिगुअस है, नहीं पता क्या होगा। फिर इसका जस्ट ऑपोजिट भी देख सकते हो कि आईएस इधर गया, एलएम आपका फिर लेफ्टवर्ड गया, इनकम आपकी डिक्रीज हुई, एम्बिगुअस रहा। आईएस आपका राइटवर्ड गया, एलएम आपका लेफ्टवर्ड गया, इनकम के ऊपर पता नहीं क्या होगा, एम्बिगुअस है और ये आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। आईएस आपका लेफ्टवर्ड गया, एलएम आपका राइटवर्ड गया, एम्बिगुअस है इनकम पर इफेक्ट और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अगर एक सेंट्रल बैंक क्या चाहता है? इंटरेस्ट रेट्स को स्टेबल रखना चाहता है, जबकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा मनी सप्लाई को जस्ट इनफ कि जो अपवर्ड प्रेशर आएगा रेट्स के ऊपर, तो ये होता है मॉनेटरी अकोमोडेशन, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा ना, मॉनेटरी अकोमोडेशन भी आता है हमारे पास में जब रेपो रेट्स वगैरह बताते हैं। अगर सेंट्रल बैंक को डर लग रहा है इन्फ्लेशन के लिए और गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करना चाह रही है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो डिक्रीज करेंगे मनी सप्लाई को। एलएम जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा और डेफिनेटली हमारे पास में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन इफेक्ट जो है इनकम पर वो एम्बिगुअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, monetary transmission mechanism in the ISLM model refers to the process by which, अब यहाँ पर taxes are collected and spent by the government, changes in the money supply affect the interest rate which then affects investment and real output, velocity of money remains constant over time, exchange rate is fixed by central bank, bank converts demand deposits into time deposits। देखो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म चेन रिएक्शन बता रही है, जो कि कब होते हैं, जब सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई को चेंज करता है। तो जो गैप था मनी मार्केट के बीच में और गुड्स मार्केट के बीच में वो ब्रिज करना है, तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं मनी सप्लाई में। सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा, ठीक है, नॉमिनल मनी सप्लाई, फिर अज्यूम करो कि प्राइसेस अब आपके स्टिकी हैं शॉर्ट रन में, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एक एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी बनेगी जो कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे गिराएगी। तो यहाँ पर मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट हो जाएगा एलएम कर्व, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स की, तो एक लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फर्म्स के लिए, तो जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो हमारी बढ़ जाती है। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, तो अगर इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट में तो एक बूस्ट मिलेगा एग्रीगेट डिमांड को, और इस मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू एक लार्जर इंक्रीज होगा टोटल नेशनल इनकम में और मूवमेंट अलोंग द आईएस कर्व होगा टवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रियम। फिर टैक्सेस और स्पेंडिंग की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी मैकेनिज्म है, ना कि मॉनेटरी है। कांस्टेंट वेलोसिटी में एजम्पशन होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जिसमें कि हमारे पास में मैकेनिज्म कैसे पॉलिसी इंपैक्ट करती है रियल मनी को, ये तो नहीं पता चल पाएगा। फिर आपका डी में क्या बोल रखा है इन्होंने, फिक्स्ड हो गए एक्सचेंज रेट्स। देखो यहाँ पर हमारे पास में एक्सटेंशन है ये आईएसएलएम कर्व का, ठीक है। यहाँ पर कोर डेफिनेशन ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की ये नहीं होती। कौन से मॉडल में था ये, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के अंडर था, खैर आपके उसमें नहीं है। बैंक कन्वर्ट करेंगे डिमांड डिपॉजिट्स को इनटू टाइम डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर बैंकिंग ऑपरेशन है मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड, लेकिन केवल स्मॉल टेक्निकल पार्ट होगा कि कैसे मनी सप्लाई क्रिएट हुई, ना कि कैसे ये ट्रांसमिट हुई टू द रियल इकोनॉमी। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारे पास में ना एग्जाम में लिक्विडिटी ट्रैप पूछ सकते हैं। तो जो चेन है वो हमारी स्टेप 2 जो इंटरेस्ट रेट्स हमने यहाँ पर देखे थे ना कि अब फर्दर नहीं गिरेंगे, या तो वो हो जाएगा। और वर्टिकल आईएस कर्व जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट अब हमारी रिस्पॉन्ड नहीं करी टू द लोअर इंटरेस्ट रेट्स, तो हुआ क्या, रियल मनी बैलेंस होगी, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगी, उसके बढ़ने से आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आएगा डेल्टा आर डेल्टा आई डेल्टा वाई, ओके। चलो नेक्स्ट जाते हैं। In the classical case, vertical LM, an increase in government spending results in a proportional increase in national income, और बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लो। देखो क्लासिकल केस में क्या होता है, जो डिमांड हमारे मनी की कंप्लीटली इंसेंसिटिव हो गई इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जो है मनी डिमांड की वो जीरो हो गई एंड एलएम कर्व परफेक्टली वर्टिकल हो गया। तो हमारे पास में यहाँ पर जब गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी स्पेंडिंग को, तो आईएस कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा और इंटरेस्ट रेट्स हमारे स्पाइक करते हैं मनी मार्केट में। जो वर्टिकल एलएम कर्व है वो ये इंप्लाई करता है कि केवल वन लेवल ऑफ इनकम कंसिस्टेंट है विद मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। क्राउडिंग आउट में क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा स्पेंडिंग करना चाहती है तो फिक्स पूल ऑफ मनी होगा, इंटरेस्ट रेट्स हमारे अप जाएंगे शार्पली, और यहाँ पर जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, ये ट्रैप हो जाती है बाय वर्टिकल एलएम लाइन, और इंटरेस्ट रेट्स हमारे बढ़ते जाते हैं जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर नहीं रही है बाय द एग्जैक्ट सेम अमाउंट, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारी बढ़ गई। तो होगा क्या, टोटल एग्रीगेट डिमांड जो है वो अनचेंज रहेगी, वाई हमारा ओरिजिनल लेवल पर रहेगा, लेकिन जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, जितना ज्यादा जी है और इन्वेस्टमेंट कम है, जिसकी वजह से फुल क्राउडिंग आउट हमें देखने के लिए मिलता है।
आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। फुल क्राउडिंग आउट हो गया यहाँ पर। ए में बोल रहे हैं प्रपोर्शनल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो ये कब होता है, जब एलएम कर्व हमारा हॉरिजॉन्टल है, लिक्विडिटी ट्रैप बना। डिक्रीज इन प्राइस लेवल आपका, तो यहाँ पर क्लासिकल मॉडल इवेंचुअली डील करता है प्राइसेस के साथ में स्टैंडर्ड शॉर्ट रन में आईएसएलएम फ्रेमवर्क, तो प्राइसेस हमारे फिक्स्ड होते हैं रिगार्डलेस कि यहाँ पर हमारे पास में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है, यूजुअली एक्सर्ट करेगी अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस। अच्छा, शिफ्ट ऑफ द एलएम कर्व टू द लेफ्ट, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, शिफ्ट करेगी आईएस कर्व टू द राइट, ठीक है, ये उल्टा हो गया। इंक्रीज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पर हमारे पास में लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी डिमांड एक्सोजीनियस बिहेवियर था वाई का, और आर का यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होगा जब, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, क्राउडिंग आउट, टेबल बनाओ, क्राउडिंग आउट, लिक्विडिटी ट्रैप आपका क्या इम्पैक्ट आएगा, एक तो ठीक है हॉरिजॉन्टल एलएम है आपका, और क्लासिकल केस में आपके पास में वर्टिकल एलएम है। तो देखो क्राउडिंग आउट में 0% लिक्विडिटी ट्रैप और फुल % यहाँ पर क्राउडिंग आउट वर्टिकल एलएम। फिर इफेक्ट वाई के ऊपर लिक्विडिटी ट्रैप में मैक्सिमम होगा और क्लासिकल केस में 0 हो गया। इफेक्ट हमारा आर के ऊपर, यहाँ कोई चेंज नहीं है, क्लासिकल वर्टिकल एलएम है, मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर ग्राफ है, जो लोग ग्राफ से पढ़ना चाहते हैं, वरना क्लास कर लेना अगर कॉन्सेप्ट क्लास नहीं किया। The slope of the IS curve is determined by the interest elasticity of demand and the multiplier K. Which of the following mathematical combination would result in the most elastic flattest IS curve? अगर flattest IS curve देखना है तो हमें एक सिनेरियो चाहिए जहां पर स्मॉल चेंज अगर इंटरेस्ट रेट में होगा तो बहुत बड़ा चेंज हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में होगा, और स्लोप जो है आईएस कर्व का वो मैथमेटिकली दो फैक्टर्स से चलेगा, हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि हाउ सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट इज टू द चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर इलास्टिसिटी हाई है तो बहुत ही छोटा सा ड्रॉप भी होगा तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगी काफी ज्यादा, और हायर डी हमारे पास में क्या कर रहा है, आईएस कर्व को फ्लैट कर देगा, ठीक है। हाई इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमने डी से दिखा रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को, लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो यहाँ पर हमारे पास के कैसे कैलकुलेट हो रहा था, 1/MPS है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर एक लो एमपीएस है इसका मतलब हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और विच इन टर्न यहाँ पर एक लार्जर मल्टीप्लायर देगी, और एक लार्जर मल्टीप्लायर एम्पलीफाई करेगा इनिशियल चेंज जो इन्वेस्टमेंट में हुआ। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लार्ज मल्टीप्लायर इंश्योर करेगा कि जो टोटल इनकम है वो भी एक मैसिव अमाउंट से बढ़े, और एक लार्ज मल्टीप्लायर आईएस कर्व को फ्लैट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों गलत है, लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट की और हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यहाँ पर ये स्टीप होगा, इनइलास्टिक आईएस कर्व, इन्वेस्टमेंट बेयरली रिएक्ट करेगी टू आर स्मॉल चेंजेस जो होते हैं वो एम्पलीफाई नहीं करेंगे वीक मल्टीप्लायर को, सिंपल है। परफेक्टली इनइलास्टिक इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर परफेक्टली वर्टिकल आईएस कर्व बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक और डिस्कस कर चुके हैं ना पहले भी अपन, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू आपका इंपोर्ट बोल रहे हैं, तो अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो लीकेज होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, जैसे कि सेविंग्स में होता है, तो साइज मल्टीप्लायर का कम हो गया, आईएस कर्व स्टीपर हो गया। हाई इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, देखो हाई इलास्टिसिटी से कर्व तो मेरा फ्लैट हुआ, लेकिन जो हाई एमपीएस है स्मॉल मल्टीप्लायर इसके अगेंस्ट काम करेगा, तो ये हमारा लेस इलास्टिक होगा देन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो ए और ई में, ठीक है, होगे दोनों सही, लेकिन ज्यादा सही ये होगा, समझ में आ गया क्यों होगा, क्योंकि हाई इलास्टिसिटी फ्लैट कर रही है कर्व को, तो हाई एमपीएस स्मॉल मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा जो कि इसके अगेंस्ट कर रहा है, तो ये लेस इलास्टिक होगा, यहाँ इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो एक बार और टेबल बनाओ, अगर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी डी है इंक्रीज होगी तो आईएस कर्व आपका फ्लैट होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक लिख लो नीचे।
अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लेंगे तो ये डिक्रीज हुआ तो कर्व आपका आईएस कर्व फ्लैटर होगा, लार्ज मल्टीप्लायर होगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाती है तो ये सेम ही बात हो गई सेव जैसी, राइट। अगर टैक्स रेट्स की बात करें तो यहाँ पर टैक्स रेट्स अगर कम होते हैं तो आपके पास अगेन फ्लैटर आईएस कर्व बनेगा, लार्जर मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a situation where the economy is experiencing a liquidity trap and expansionary monetary policy increasing money supply will result in। लिक्विडिटी ट्रैप कब हो रहा था? जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हमारे लोअर बाउंड पर थे, है ना, तो पब्लिक अब ज्यादा कैश होल्ड करना चाहती है, ठीक है। जितना अमाउंट हमारे पास सप्लाई किया गया वो भी होल्ड कर कर रख रहे हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम हो चुकी है। तो हमारे पास में यहाँ पर नो चेंज इन आइदर नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट हमें देखने के लिए मिलता है। मनी मार्केट में डिमांड जो है मनी के लिए वो परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक हो गई। लोग प्रीफर कर रहे हैं कैश होल्ड करना ओवर बॉन्ड्स क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में जब सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई को तो यहाँ पर हम बॉन्ड बाय करते हैं पब्लिक से, इंटरेस्ट रेट्स को पुश करते हैं कि वो फर्दर डाउन जाएं क्योंकि जो पब्लिक है वो इंडिफरेंट है बिटवीन कैश एंड बॉन्ड्स एट दिस लो रेट। सो कब करेंगे? न्यू मनी सप्लाई और होल्ड करेंगे आइडल कैश बैलेंस। तो इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपनी लोअर लिमिट पर है। क्योंकि आर आपका फॉल नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट भी स्टिमुलेट नहीं होगी, आई कांस्टेंट रहेगा, नेशनल इनकम भी आपकी यहाँ पर अनचेंज रहेगी। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म फेल्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है, देखो यहाँ पर हमें सिंपल सी चीजें समझनी है कि हमारे पास अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड और इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में मॉनेटरी ट्रांसमिशन फेल कब कर रही है ये पूछ रहे हैं ये, अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया। तो देखो जब हमारे पास वर्टिकल आईएस कर्व होगा तो सेकंड लिंक हमारा ब्रेक हो जाएगा। कौन सा है सेकंड लिंक? यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट्स आपके गिरे और इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ी। तो यहाँ पर बिकॉज इन्वेस्टमेंट परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो गई, फर्म्स अब यहाँ पर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं रिगार्डलेस कि सेंट्रल बैंक कितना भी पुश करे। एलएम कर्व आपका शिफ्ट होगा राइट वर्ड, इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आईएस कर्व है वो वर्टिकल है तो जो न्यू इक्विलिब्रियम होगा वो एग्जैक्टली एट द सेम लेवल ऑफ इनकम होगा, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इनकम लेवल तो सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, वर्टिकल आईएस। लिक्विडिटी ट्रैप में आपको पता है क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होते। इन्वेस्टमेंट ट्रैप में इंटरेस्ट रेट्स अगर गिरते हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है। तो लिक्विडिटी ट्रैप में आपके पास में हॉरिजॉन्टल एलएम बनता है और वर्टिकल आईएस बनता है इन्वेस्टमेंट ट्रैप के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल आईएस बना और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलएम बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फंडेड बाय मनी क्रिएशन मोनेटाइज डेफिसिट द इफेक्ट ऑन द आईएसएलएम मॉडल इज। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करेगी देन इट इज कलेक्टिंग द टैक्सेस, यहाँ पर डेफिसिट आपका रन होगा। तो ये फंड कैसे हो रहा है? बोरोइंग करेंगे पब्लिक से और यहाँ पर अगर एक मोनेटाइज डेफिसिट है, मनी फाइनेंस फिस्कल एक्सपेंशन है, तो सेंट्रल बैंक न्यू मनी यहाँ पर प्रिंट करेगा ताकि गवर्नमेंट डेट को परचेस करे। और एक डबल डोज हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी की मिली। कैसे? एक तो आईएस शिफ्ट हुआ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और क्योंकि डेफिसिट को फंड किया गया मनी क्रिएशन से, नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ गई और यहाँ पर जो रियल मनी बैलेंस था वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से एलएम कर्व भी आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले इनकम पर देखो तो हमारे सेम डायरेक्शन में काम कर रही है। आईएस आपका इनकम को इंक्रीज कर रहा है, एलएम भी इंक्रीज कर रहा है, तो बहुत मैसिव यहाँ पर इंक्रीज होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो नॉर्मली फिस्कल एक्सपेंशन से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, क्राउडिंग आउट होती है। साइमल्टेनियस मॉनेटरी एक्सपेंशन अगर हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। तो यहाँ पर अब कौन सा शिफ्ट बड़ा है? आईएस का बड़ा है या एलएम का बड़ा है? उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट था वो खत्म हो जाता है।
तो अब आपको क्या याद रखना है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन याद रखना है। विदाउट मोनेटाइजेशन इंटरेस्ट रेट राइज करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। मोनेटाइजेशन करा, सेंट्रल बैंक अकोमोडेट करेगा फिस्कल पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट को लो रखेगा और मैक्सिमम ग्रोथ हमारे आउटपुट में हमें देखने के लिए मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अ स्टीपर एलएम कर्व। अगर स्टीपर एलएम कर्व है तो क्या होगा, एलएम कर्व क्या बता रहा था, इक्विलिब्रियम मनी मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्लोप बनता है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट्स और इनकम हम देखकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में स्लोप कैसे था, स्मॉल के अपॉन स्मॉल एच। तो के क्या है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी मनी डिमांड की, कैसे लोग यहाँ पर ज्यादा कैश चाहते हैं जैसे जैसे वो अमीर होते जाते हैं। और इंटरेस्ट सेंसिटिविटी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड, कि कैसे लोग यहाँ पर ज्यादा मनी बॉन्ड्स में डालते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्राइस बॉन्ड प्राइस का कम हो गया और बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे, तो आपके पास में यहाँ पर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी जो है मनी डिमांड की उसमें डिक्रीज होना चाहिए, तो आपका स्लोप जो है वो बनकर आता है। अब आपके पास में लो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, अगर एच आपका स्मॉल है तो क्या होगा, लोग यहाँ पर ज्यादा डिमांड करेंगे मनी के लिए और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो डिमांड फॉर मनी है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगी इंटरेस्ट रेट चेंज में, उल्टा हो गया। अगर यहाँ पर आपके पास में एच स्मॉल है तो इसका मतलब लोग जो डिमांड कर रहे थे मनी को वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है इंटरेस्ट रेट चेंजेस में। अगर मनी मार्केट फ्रिक्शन की बात करें तो अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो लोग ज्यादा पैसा होल्ड करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, और मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए टोटल मनी सप्लाई फिक्स की जाएगी। इंटरेस्ट रेट राइज हो जाते हैं, परसुएट करते हैं लोगों को कि अब वो कैश जो है स्पेक्युलेटिव कैश वो कम होल्ड करे। अब लोग तो स्टबर्न है, ठीक है, लो एच है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स आपके सिग्निफिकेंटली जंप कर जाते हैं और अगर जरा सा भी इंक्रीज होता है इनकम में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लार्ज इंक्रीज आपका अगर आर में होगा, ठीक है, तो हमारे पास में एक स्मॉल चेंज क्यों हमारी इनकम में हुआ होगा जिसके रिस्पॉन्स में आर का इंक्रीज हुआ था। एक स्टीपर लाइन हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ये आप देख सकते हैं आपके पास स्टीम एलएम कर्व बन रहा है, आपके पास में फ्लैट एलएम कर्व बन रहा है। दोनों कर्व्स को आप देख सकते हैं। कौन सी लाइन बताएगी आपकी, ये वाली लाइंस आपकी एलएम कर्व है ब्लू वाली, आईएस कर्व आपकी ग्रीन वाली लाइंस है। इनकम चेंजेस आपको रेड लाइन से पता चल रहा है और इनकम इंटरेस्ट रेट चेंजेस आपको कौन सी लाइन से मिल रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन से मिल रहा है, ग्रीनिश। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लेना, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो बस मेक श्योर टाइम स्टैम्प लिख दो, आसपास का भी लिख दोगे तो भी चलेगा, या क्वेश्चन नंबर लिख देना, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।